हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का 5वां भाग। समन्वय। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। आज के आधुनिक समय में समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का सार है। किसी भी उपक्रम या संगठन की सफलता या नियमित संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसके समस्त विभागों में आवश्यक तालमेल बना रहे। वर्तमान समय में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राग अलापता है तथा विरोधी विचारधारा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ समन्वय के बिना समग्र संगठन को जोड़ना व लक्ष्य प्राप्त करना टेढ़ी खीर के समान है। समन्वय को ही आपसी बोलचाल की भाषा में तालमेल कहा जाता है। आगे हम देखते हैं समन्वय की परिभाषा। हेनरी फ्योल के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसके समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। हम इसकी एक आध परिभाषा और देख सकते हैं, जैसे मूने तथा रैले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। संगठन में जो लोग रहते हैं उनमें जब आपसी तालमेल के साथ कार्य किया जाता है तो उसे हम समन्वय कहते हैं। समन्वय की प्रकृति, लक्षण, विशेषताएं। प्रश्न एग्जाम में घुमाकर आता है। कभी ऐसा आएगा कि समन्वय की प्रकृति बताइए, कभी ऐसा भी आ सकता है कि समन्वय के लक्षण कौन कौन से हैं, या फिर समन्वय की विशेषताएं बताइए। तो पहला समन्वय की लक्षण विशेषता प्रकृति है। समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय की अवधारणा सामूहिक प्रयासों पर लागू होती है, व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में एकता बनाए रखता है। यह विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के प्रयास समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाए। अर्थात जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका यह प्रयास रहना चाहिए कि कार्य में एकता हो। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। समन्वय एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। समन्वय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक सामूहिक प्रयास जारी रहते हैं तब तक समन्वय की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए उन पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि समन्वय एक निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट देखिए। समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। समन्वय की आवश्यकता उच्च, मध्य व निम्न तीनों प्रबंध की स्तरों पर होती है। ये एक एमपी पॉइंट है, आप चाहते तो स्पेशली नोट करके रख सकते हैं। समन्वय की आवश्यकता उच्च, मध्य व निम्न तीनों प्रबंध की स्तर पर होती है। सभी स्तरों पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। अतः सभी प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। उच्च स्तरीय प्रबंधक संपूर्ण क्रियाओं को मध्य स्तरीय प्रबंध विभागों व उप विभागों की क्रियाओं को तथा निम्न स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों की क्रियाओं को समन्वित करते हैं। अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंध जो रहते हैं वो अपने कार्य से मध्य प्रबंधकीय स्तर और निम्न प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं और क्रियाओं को एक साथ समाहित करते हैं। अगला पॉइंट देखिए। समन्वय सोच विचार कर किया जाने वाला कार्य है। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, बल्कि यह सोच विचार कर किया गया प्रयास है। कर्मचारियों में केवल सहयोग ही पर्याप्त नहीं, वरन इसके साथ समन्वय का होना जरूरी है। समन्वय के अभाव में सहयोग अर्थहीन होता है और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है। समन्वय के लिए
कहा जाता है कि यह एक सोच विचार कर किया जाने वाला कार्य है। अगर हम किसी को सिर्फ सहयोग करें लेकिन वो समन्वय नहीं है, क्योंकि सहयोग करना एक अलग बात होती है और समन्वय अलग है। इसे हम आगे अंतर द्वारा स्पष्ट करेंगे। आगे देखिए, समन्वय के तत्व। समन्वय के 3 तत्व होते हैं। पहला है एकीकरण, दूसरा है संतुलन और तीसरा है समय निर्धारण। एकीकरण से अभिप्राय होता है असंबद्ध हितों को एकीकृत करना, मतलब इसका एक दूसरे से संबंध नहीं है, उन्हें भी एकीकृत करना एकीकरण कहलाता है। इनका उद्देश्य कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें एक सूत्र में बांधना है। जैसा आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, एक विपणन विभाग में अलग अलग विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग। तो उन सारे विभागों को एकीकरण करना, एक साथ एक सूत्र में बांधकर कार्य करना एकीकरण कहलाता है। जिन कार्यों को योजनानुसार पूरा करना है उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी विपरीत शक्तियों में तालमेल बनाना इसमें शामिल होता है। उपक्रम में कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, उनकी विभिन्न रुचियां व आशाएं होती हैं। समन्वय कार्य संगठन के हितों के प्रति सभी कर्मचारियों की रुचि को इकट्ठे लाता है और एकीकृत करता है। जिस संस्था में कार्य किया जा रहा है वहाँ पे अलग अलग रुचि के, अलग अलग पसंद के, अलग अलग विचारधाराएं के लोग कार्य करते हैं। उन सभी व्यक्तियों में भी एकीकरण करना, उनके विचारों को समाहित करना भी एकीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, संतुलन। एक संगठन में क्रय, उत्पादन, विपणन इत्यादि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में उपयुक्त संतुलन होना अनिवार्य होता है। सभी विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः संतुलन द्वारा एक विभाग की क्रियाओं, प्रयत्नों एवं कार्यों की दूसरे विभाग की क्रियाओं, प्रयत्नों एवं पूर्ति से की जाती है। संतुलन कहने से तात्पर्य है एक संगठन में जो भी विभाग होते हैं उनमें आपसी संतुलन बनाकर कार्य किया जाना। तीसरा पॉइंट देखिए, समय निर्धारण। समय निर्धारण संबंधी क्रियाओं को उचित क्रम में रखा जाता है। यह समन्वय का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सभी क्रियाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लेना अनिवार्य होता है। समन्वय के 3 तत्व हैं। पहला एकीकरण, दूसरा संतुलन और तीसरा है समय निर्धारण। समय निर्धारण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी कार्य है उसे एक निश्चित समय सीमा पर पूरा कर लेना अनिवार्य होता है। आगे हम देखते हैं, समन्वय प्रबंध का सार है। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता है ये प्रश्न। समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए। समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए। तो ये प्रश्न एक आईएमपी प्रश्न है, आप इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करिएगा। समन्वय प्रबंध का सार है, व्यवसाय, व्यापार हो या कोई भी संगठन या संस्था बिना समन्वय के कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आपसी मेल जोल न हो, आपसी तालमेल न हो, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी टीम की सफलता समन्वय पर ही आधारित होती है। किसी उपक्रम में समन्वय के महत्व को बताते हुए कुंटज एवं ओडोनेल ने कहा है, समन्वय प्रबंध का एक कार्य ही नहीं अपितु प्रबंध का सार भी है। समन्वय प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण आदि को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समन्वय की भूमिका को हम इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। पहला, समन्वय तथा नियोजन। नियोजन करते समय प्रबंधक का सोच विचार का केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है, ताकि कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो। नियोजन में समन्वय की आवश्यकता निम्न के लिए होती है। समन्वय तथा नियोजन। नियोजन करते समय एक प्रबंधक सबसे पहले क्या कार्य करता है, सोच विचार कर कार्य करता है कि जो हम योजना तैयार कर रहे हैं उसमें बीच में कोई अवरोध न हो, कोई रुकावट ना आए। इस प्रकार वो निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना तैयार करता है। पहला, संगठन की संपूर्ण योजना तथा विभागीय योजनाओं के बीच। दूसरा, उद्देश्यों तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच वह समन्वय करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, समन्वय तथा संगठन। संगठन में प्रबंध का प्रयास
विभिन्न पदों तथा विभागों एवं एक विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना होता है। संगठन में प्रबंध का प्रयास विभिन्न पदों तथा विभागों एवं एक विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना होता है। इसलिए संगठन में समन्वय की स्थापना निम्नलिखित की जाती है। पहला, किए जाने वाले कार्यों तथा संसाधनों के मध्य किए जाते हैं, और दूसरा, दायित्व तथा जवाबदेही सौंपने के लिए समन्वय किया जाता है। संगठन में समन्वय किया जाना आवश्यक होता है। संगठन के द्वारा ही किए जाने वाले कार्यों संसाधनों के मध्य समन्वय किया जाता है, और दूसरा, दायित्व तथा जवाबदेही सौंपने के लिए आपसी समन्वय का कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, समन्वय तथा नियुक्तिकरण। नियुक्ति करते समय प्रबंध का ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। उसका प्रयास सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से भरना होता है, ताकि संस्था की समस्त क्रियाएं बिना रुकावट के चलती रहें। इसलिए नियुक्तिकरण में समन्वय की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों होती है? उसका पहला कारण है कर्मचारियों को कुशलता और उसको प्रदान किए गए पद या सौंपे गए कार्य के मध्य समन्वय करने के लिए, और दूसरा, कर्मचारियों की दक्षता तथा पारिश्रमिक के मध्य समन्वय करने के लिए। नियुक्तिकरण में भी समन्वय की आवश्यकता होती है, ताकि सभी योग्य पद पर योग्य व्यक्तियों को ही रखा जा सके और उससे विभाग की संस्था की सारी क्रियाएं बिना रुकावट के अनवरत चल सकती हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, समन्वय तथा नियंत्रण। निर्देशन करते समय प्रबंधक हमेशा ध्यान रखता है कि उसके आदेशों एवं निर्देशों का अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। निर्देशन में समन्वय की आवश्यकता महसूस होती है, की जाती है। पहला, इस कारण से की जाती है, पहला, आदेशों, निर्देशों एवं सुझावों के मध्य समन्वय। आदेशों, निर्देशों एवं सुझावों के मध्य समन्वय। दूसरा, अधिकारी और अधीनस्थों के में समन्वय। तीसरा, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए समन्वय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समन्वय की आवश्यकता नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण सभी स्थिति में पड़ती है। और इस आधार पर हम ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि समन्वय प्रबंध की सभी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात सभी कार्यों का मुख्य हिस्सा है। अतः समन्वय प्रबंध का कोई पृथक कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध का सार है। प्रबंध के सभी स्तरों, उच्च स्तर, मध्य स्तर तथा निम्न स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं समन्वय का महत्व। पहला, प्रबंधकीय कार्यों के आधार के लिए समन्वय प्रबंध के समस्त कार्यों की कुंजी है। कुंजी कहने का तात्पर्य है चाबी है, सभी कार्यों का प्रारंभिक स्तर है। प्रबंध के विभिन्न कार्यों नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, अभिप्रेरणा की सफलता तभी मिल सकती है जब इन कार्यों के मध्य उचित समन्वय हो। नियंत्रण की तकनीक या विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण के विभिन्न स्तरों पर समन्वय का होना आवश्यक है। इसी प्रकार बिना समन्वय के नियोजन करना व लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार प्रबंध के विभिन्न कार्यों का आधार समन्वय ही होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समन्वय का महत्व। उपलब्ध साधनों का सदुपयोग। किसी भी संस्था या उपक्रम के विकास के साधन सीमित होते हैं, अतः इनका अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य भी समन्वय का होना आवश्यक होता है। उचित समन्वय से कार्यों में पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिससे धन, सामग्री व समय की बचत होती है तथा उपलब्ध साधनों का उचित व अधिकतम उपयोग समन्वय हो पाता है। अगर समन्वय के साथ उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करते हैं तो हमारा समय भी बचता है और साथ ही साथ हमारा जो साधन है, जो संसाधन है, उसका भी दुरुपयोग कम होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मानवीय संबंधों की स्थापना। किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए मधुर मानवीय संबंध का होना आवश्यक है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जहाँ का माहौल अच्छा होता है, स्कूल हो, घर हो, वहाँ पे कार्य करने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
मधुर संबंधों के बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राग अलापेगा, अर्थात अपनी अपनी इच्छा से कार्य करेगा, जबकि समन्वय के रहने से आपसी संबंधों में मधुरता आती है व कार्यों का निपटारा शीघ्र व अच्छे से होता है। आगे देखते हैं हम एकता को बल। समन्वय रहने से उचित तालमेल बना रहता है, एकता में बल होता है। उचित तालमेल से कर्मचारियों में एकता बनी रहती है तथा एकता से ही शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से विकास के मार्ग खुल जाते हैं। अतः समन्वय से विकास होता है तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों में एकता भी बनी रहती है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं विकास को बढ़ावा। किसी भी संस्था या व्यवसाय का विकास उस समय ही संभव है जब वहाँ के उत्पादन के समस्त साधनों व विभागों के मध्य उचित समन्वय हो। समन्वय के बिना विकास की बात करना रेत पर महल बनाने जैसा होगा। समन्वय से विकास की गति तीव्र होती है। रेत पर महल बनाने का अर्थ है, अगर हम रेत पर महल बनाते हैं तो वो क्या होगा, कुछ ही समय बाद गिर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर समन्वय के साथ हम रहें, मिलजुल कर रहें, आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तो हमारा प्रबंधकीय कार्य भी अच्छे से होगा, हमारी उपलब्ध साधनों का सदुपयोग भी सही ढंग से हो पाएगा, मानवीय संबंधों की स्थापना भी होगी और एकता में बल होता है, आप जानते ही हैं। और इससे एकता के में बल होने की वजह से विकास को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। आगे हम देखते हैं समन्वय सहकारिता में, जिसे सहयोग भी कहते हैं। मंत्र मैंने शुरू के जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो बताई थी, अलग अलग होता है समन्वय और सहयोग वर्ड। तो इसमें क्या अंतर है, ये अंतर भी परीक्षा में आता है, 5 नंबर का आता है ये प्रश्न। समन्वय और सहकारिता या सहयोग में अंतर। पहला अंतर का आधार है अर्थ। समन्वय से आशय एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य व सुव्यवस्था स्थापित करने से है। समन्वय से आशय एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में, अलग अलग क्रियाओं में क्या करना है, सामंजस्य व सुव्यवस्था स्थापित करने से तात्पर्य है समन्वय का। और हम सहयोग के बारे में देखते हैं। इसका आशय एक दूसरे की सहायता करने के लिए व्यक्तियों के ऐच्छिक प्रयासों से है। जब तक हम खुद की इच्छा से सहयोग करना नहीं चाहें तो वह सहयोग नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रकृति। यह प्रबंधक का सचेत और सावधानी पूर्वक किया गया कार्य होता है। समन्वय का कार्य एक प्रबंधक का सचेत और सावधानी पूर्वक किया गया कार्य होता है। समन्वय कार्य करते समय प्रबंधक को सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। सहकारिता देखिए, पद कर्मचारियों के समूह का ऐच्छिक प्रयास है। सहकारिता का जो पद होता है वह कर्मचारियों के समूह का ऐच्छिक प्रयास होता है। तीसरा पॉइंट देखिए संबंध। समन्वय को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों संबंधों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि सहकारिता अनौपचारिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है। आवश्यकता। समन्वय वहाँ आवश्यक है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। समन्वय वहाँ आवश्यक है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह समान उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए एक साथ काम करता है, जबकि सहयोग या व्यक्तियों की मिलकर काम करने की इच्छा से उत्पन्न होता है। 5वां पॉइंट देखिए उद्देश्य। समन्वय का उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना, जबकि सहयोग का उद्देश्य होता है एक दूसरे की सहायता करना। कार्यक्षेत्र। समन्वय में सहकारिता शामिल होता है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, जबकि सहयोग का कार्यक्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि यह समन्वय का एक भाग है। सहयोग सहकारिता को हम इस प्रकार एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? और समन्वय में सारे चीज़ शामिल होते हैं। आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं, व्यक्ति, स्वामी, आंतरिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अन्य उद्यमी, तकनीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संगठन, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, सारा नियंत्रण, निर्देशन, नियोजन, सारा कुछ आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यही एक तालमेल है जिससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय।
आपके लिए होमवर्क है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस लेक्चर से अलग हट के उसे आप सॉल्व करके खुद से अपना आकलन कीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं। समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है समन्वय एवं सहयोग या सहकारिता में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न प्रबंध एक सतत प्रक्रिया कैसे है, समझाइए। चौथा समन्वय प्रबंध के लिए अत्यावश्यक है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। थैंक यू।